बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज को आराम से समझना। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का 2011-8 में एक प्रश्न आया था कि संज्ञानात्मक विकास का सबसे पहले व्यवस्थित अध्ययन करने वाले कौन है। तो संज्ञानात्मक विकास को व्यवस्थित अध्ययन करने वाले पहले व्यक्ति कौन है साहब? जीन पियाजे। कौन है? जीन पियाजे। संज्ञानात्मक विकास का व्यवस्थित अध्ययन करने वाला शब्द आ जाए, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादक आ जाए, इतना नॉर्मल प्रश्न है। मैंने आपको कहा ना कि पियाजे इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यक्ति है कि इस पे इतने सारे प्रश्न पूछे गए हैं कि ऐसा लगता है कि हर पेपर में ये जरूर बनता है, ये जरूर आता है, फेवरेट है, याद रखना, ठीक है। तो संज्ञानात्मक विकास का व्यवस्थित शब्द आ जाए, व्यवस्थित अध्ययन करना आ जाए या संज्ञानात्मक विकास शब्द आ जाए, आपका पहला व्यक्ति आपके जहन में कौन होगा साहब? जीन पियाजे, ठीक है। जीन पियाजे याद रखना जीव विज्ञानी थे। क्या थे ये? जीव विज्ञानी थे। जीन पियाजे कौन थे? जीव विज्ञानी थे। याद रखना, ये चीज याद रखना कि यार मैं जीव विज्ञानी हूं, मैं पर्यावरणवादी हूं, ठीक है। तो ये जीव वैज्ञानिक थे। कौन थे ये? जीव वैज्ञानिक। कौन थे? जीन पियाजे। दूसरा, इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण किताब, मैं नीचे किताबों के मैंने नाम डाले हैं, उन किताबों की मैं चर्चा करूंगा। यदि सीटेट का आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपको उन सब नामों में से 4-5 नाम बताऊंगा जो देख के जाने। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट इनकी किताब थी बाल चिंतन की भाषा, जिसमें स्पेशली उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किया। किसका अध्ययन किया? संज्ञानात्मक विकास, ठीक है। इनका सबसे मोस्ट लोकप्रिय कथन है, बालक वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास करता है। यानी बालक वातावरण के जैसे संपर्क में आएगा तो उसके साथ वो अनुक्रिया करता है। क्या करता है? अनुक्रिया करता है। उसके साथ पारस्परिक क्रिया और प्रतिक्रिया करता है, जिसको इन्होंने क्रिया प्रतिक्रिया का सिद्धांत दिया था, ठीक है ना। खोज निर्माण का सिद्धांत इन्होंने दिया था एक प्रकार से, ठीक है, कि वातावरण के जैसे संपर्क में आएगा तो बच्चा उसके साथ अनुक्रिया करेगा और अपनी समझ का विकसित करेगा कि मैं जो क्रिया करता हूं उसका परिणाम क्या आता है। इसलिए कार्य क्रिया का अर्जन, कोई भी चीज दे दोगे उसको, ठीक है ना, उसको टुकड़ों में विभाजित कर देगा, फिर उन टुकड़ों के रूप में जोड़ देगा। कार्य क्रिया अर्जन का सिद्धांत बोलते हैं। स्किनर पियाजे की अवधारणा याद रखना। तो वातावरण के जैसे संपर्क में आएगा तो उसके साथ वो अनुकूलन करता है, अनुक्रियाएं करता है और अनुक्रिया से वो कुछ न कुछ सीखता है, अपनी एक समझ डेवलप करता है। बच्चा अपने मन का निर्माण सक्रिय रूप से करता है। मन का निर्माण कह दें चाहे वो ज्ञान का निर्माण कहते हैं, अपने मन का, माइंड का निर्माण जो है वो सक्रिय रूप से क्रियाशील होकर सीखता है। तो ये सबसे लोकप्रिय कथन इसका माना जाता है। स्कूल व्याकरण में बहुत बार पूछा गया था। प्रयोग किसके ऊपर किया? अब देखिए, मैंने कहा कि जैसे हमने प्रयोग, जैसे व्यवहारवाद हमने पढ़ा, तो व्यवहारवाद में जितने प्रयोग किए गए वो किस पे किए गए? जानवरों पे। और यहाँ आते ही जीन पियाजे ने जो प्रयोग किया वो खुद के 3 संतानों पे, यानी जिनके नाम थे लॉरेंट, ल्यूशियन और जैकलिन। विशेष बात थी कि खुद के अपने 3 बच्चों पे। आप देखिए कितना वस्तुनिष्ठ अध्ययन किया होगा इसने कि अपने दूसरों के बच्चों के बजाय खुद के 3 बच्चों का कर्मी रूप से अध्ययन किया। छोटे बच्चे उनका कैसे कैसे संज्ञानात्मक क्रियाएं करते हैं, कौन कौन सी वो मानसिक क्रियाएं करते हैं। तो बच्चा जैसे जैसे उनकी मानसिक क्रियाएं करता है, जैसे जैसे वो संज्ञानात्मक क्रियाएं करता है, उनका उन्होंने अध्ययन किया है। लॉरेंट, ल्यूसिन और जैकलिन, ठीक है, ये इनके 3 बच्चों के नाम है, याद रखना। और इन बच्चों का जो विकास होता है उसका ऑब्जर्वेशन किया इसने। क्या किया? ऑब्जर्वेशन किया कि बच्चा किस समय, कौन सी एज में, 11 साल का, 11 महीने का बच्चा क्या करता है, 1 महीने का बच्चा क्या करता है, 2 साल का बच्चा क्या करता है, 6 साल का बच्चा क्या करता है, 12 साल का बच्चा क्या करता है। और वो कंप्लीटली किशोर अवस्था तक का अध्ययन करने के बाद इन्होंने बताया कि हमारी जो बुद्धि है, ठीक है ना, वो हमारी जो बुद्धि है उसको इन्होंने अर्जित प्रक्रिया मानते हुए कहा कि कैसे इसका विकास किशोर अवस्था चलता है। इन्होंने बुद्धि का विकास केवल किशोर अवस्था तक माना है, जबकि इनके जो सामने थे लेव वाइगोत्स्की, वो कहते हैं कि बुद्धि का विकास जीवन पर्यंत चलता है। तो वाइगोत्स्की मानता है कि बुद्धि का विकास जीवन पर्यंत चलेगा, लेकिन जीन पियाजे क्या मानता है कि बुद्धि का विकास एक निर्धारित समय तक चलता है। बाल चिंतन की भाषा, बालक वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए समझ का विकास करता है। बच्चे अपने मन का निर्माण सक्रिय रूप से करता है, ठीक है। प्रयोग किस पे किया? लॉरेंट, ल्यूशियन और जैकलिन। ये किसके बच्चे थे, ठीक है। आगे देखिए, बाकी ये लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड भी देख लोगे तो बहुत है। अब देखिए जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की जो अवधारणा है उसको हम समझेंगे, ठीक है ना। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जीन पियाजे की जो संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा है वो कहते हैं कि निम्न से उच्चतर चलता है। अब आपके सामने प्रश्न आ जाता है, बहुत बार पूछता है कि संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे के अनुसार किधर से किधर चलेगा? निम्न से उच्चतर। स्वीटेड प्रश्न है, शुरुआत में धीरे धीरे यूं चलता है, ठीक है ना, यूं बनेगा ये, ठीक है, यूं बनता जाएगा, शिखर को छुएगा, याद रखना। तो निम्न से उच्चतर की ओर, ठीक है ना, तो आरोही क्रम में चलता है। सीखना क्या होता है? आरोही सीक्वेंस में चलेगा, याद रखना। तो संज्ञानात्मक विकास आरोही क्रम में चलता है, निम्न से उच्चतर की ओर चलता है। यह अवधारणा किसकी है साहब? पियाजे की है। निम्न से उच्चतर की ओर चलना, आरोही सीक्वेंस में चलना, किसने कहा था? पियाजे ने, ठीक है। एक बात और भी याद रखना, इन्होंने कहा कि जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो मात्रात्मक रूप से भिन्न नहीं होता, वो गुणात्मक रूप से भिन्न होता है। किस रूप में भिन्न होता है? गुणात्मक रूप से भिन्न होता है। संज्ञानात्मक विकास कोई मात्रात्मक आधार पे भिन्न नहीं होता, गुणात्मक आधार के। उसमें संरक्षण, कंजर्वेशन की योग्यता है कि नहीं है, और आप में है, ठीक है। उसमें समानुपातिकता की योग्यता है कि नहीं है, बट आप में है, ठीक है। उसमें विकेंद्रीकरण की योग्यता है कि नहीं, बट आप में है। तो गुणात्मक रूप से भिन्नता की इन्होंने बात की, याद रखना। किधर से चलेगा? निम्न से उच्चतर चलेगा, याद रखना। और एक चीज और याद रखना है, निम्न से उच्चतर चलता है, ये सतत चलता है या असतत चलता है? सतत चलेगा या असतत चलेगा? तो इन्होंने कहा है कि संज्ञानात्मक विकास सतत व असतत दोनों ही रूप में होता है। सतत भी होता है और असतत रूप में भी होता है, लगातार भी चलता है और बीच में कई बार ठहराव भी आता है। तो सतत और असतत दोनों रूप में व्याख्या की है। निम्न से उच्चतर चलता है, आरोही सीक्वेंस में चलता है, गुणात्मक रूप से भिन्न होता है। इसने, जीन पियाजे ने छोटे बच्चों को छोटे वैज्ञानिक कहा था। ये कहता है कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए वो छोटे वैज्ञानिक हैं, वो खुद ज्ञान का निर्माण करेंगे, वो खुद आविष्कार करेंगे, उनको खुला छोड़िए, उनको प्रयास व त्रुटि
गलतियां करने दें, सीखेंगे उनसे, उनको स्वतंत्र वातावरण उपलब्ध करवाइए, उनकी जिज्ञासा को प्रोत्साहित कीजिए, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, निर्माण व खोज का सिद्धांत, कि बच्चा खुद ज्ञान का निर्माण करेगा। ये चीज उन्होंने कॉन्सेप्ट दी थी, निर्माण व खोज, ठीक है, कि बच्चे को आप खुला छोड़ दो, वो निर्माण करेगा, खोज करेगा, उनसे सीखेगा, ठीक है। तो ज्ञान का निर्माण वो स्वयं क्रियाशील होकर करता है, वो खोज करके सीखता। तो निर्माण व खोज की अवधारणा किसकी है? निर्माण व खोज की अवधारणा किसकी है साहब? पियाजे की अवधारणा है। किसकी अवधारणा है? पियाजे की अवधारणा। निर्माण व खोज की अवधारणा इन्होंने दी है, ठीक है। बुद्धि की व्यवहारिक व्याख्या निम्न से उच्चतर चलता है, आरोही सीक्वेंस चलता है, गुणात्मक रूप से भिन्न होता है, और सतत और असतत। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, सतत असतत, गुणात्मक रूप से भिन्न, निम्न से उच्चतर, आरोही, निर्माण व खोज। की बच्चा छोटा वैज्ञानिक है, उसको स्वतंत्र रूप से प्रोत्साहित कीजिए, स्वतंत्र वातावरण उपलब्ध करवाइए, ठीक है। बुद्धि को एक अर्जित प्रक्रिया मानते हुए उन्होंने कहा कि बुद्धि का अधिकतम विकास जो किशोर अवस्था तक चलता है, खुद के 3 बच्चों पर इन्होंने प्रयोग किया। ये बहुत बड़ी बात थी। और बाल चिंतन की भाषा इनकी सबसे लोकप्रिय किताब है। बालक वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास करते हैं, ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं, क्रियाशील होकर करते हैं। ये जीन पियाजे की विशेष कॉन्सेप्ट है। देख, बुद्धि की उन्होंने व्यवहारिक व्याख्या की है। पियाजे ने बुद्धि को अनुकूलन व संगठन की योग्यता कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पियाजे ने बुद्धि को किस रूप में परिभाषित किया है? तो पियाजे कहते हैं कि बुद्धि एक अनुकूलन की योग्यता है, संगठन की योग्यता है। संगठन का, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है सभी सामान्य योग्यताओं की एक सामान्य संरचना जो है वो संगठन है, ठीक है, जितनी बौद्धिक मानसिक योग्यताएं। और अनुकूलन को उन्होंने जन्मजात प्रक्रिया मानते हुए कहा कि वातावरण के संपर्क में जैसे बच्चा आता है तो उसके साथ क्रियाएं करता है वो, ठीक है। ये एक जन्मजात प्रक्रिया है, एडेप्टेशन, अपन चर्चा करेंगे भी इसकी, ठीक है। तो बुद्धि की व्यवहारिक व्याख्या उन्होंने की, बुद्धि एक अनुकूलन और संगठन दोनों की योग्यता है। आगे देखिए, स्कीमा। सबसे पहले महत्वपूर्ण रूप से एक तो ये 2 चीजें याद रखना, 2 चीजें याद रखना आप। संगठन क्या है? बुद्धि की व्याख्या 2 रूप में इन्होंने की है। कौन कौन से रूप में व्याख्या की है? संगठन, संगठन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और दूसरी अनुकूलन, एडेप्टेशन, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, और अनुकूलन, एडेप्टेशन, ठीक है। बुद्धि को इन्होंने संगठन की योग्यता कहा। संगठन सभी मानसिक योग्यताओं का एक सामान्यीकृत ढांचा जो है वो एक प्रकार से बौद्धिक संरचनाओं का एक सामान्यीकृत ढांचे को इन्होंने क्या नाम दिया है? संगठन दिया है। बौद्धिक जो संरचना है उसका जो सामान्यीकृत ढांचा है, बौद्धिक संरचना का सामान्यीकृत ढांचा, बौद्धिक संरचना का सामान्यीकृत ढांचा जो है वो क्या है? संगठन, ऑर्गेनाइजेशन है, ORG, इंग्लिश में ORG, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अनुकूलन क्या है? एडेप्टेशन क्या है? एडेप्टेशन का मतलब क्या होता है साहब, ठीक है। अनुकूलन को इन्होंने क्या कहा है कि जन्मजात प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? जन्मजात प्रक्रिया है कि बालक जो है वो वातावरण के संपर्क में आते ही उसके साथ जो क्रिया और प्रतिक्रिया करता है उसको उसने क्या नाम दिया? अनुकूलन दिया, जिसके द्वारा वो 3 प्रोसेस करेगा, जिसके अपन चर्चा करेंगे। आत्मीकरण, समायोजन, सात्मीकरण, ठीक, आत्मीकरण, सात्मीकरण, दूसरी समायोजन या समंजन, एकोमोडेशन, और तीसरी इक्विलिब्रेशन यानी साम्य धारण। वो 3 प्रकार की प्रक्रिया इस अनुकूलन की प्रक्रिया के तहत करता है। तो बुद्धि की उसने 2 रूप में व्याख्या की है, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, अनुकूलन के रूप में। अभी पर्सन यहां से क्या बन सकता है? पर्सन आपसे ये पूछेगा कि बुद्धि की व्याख्या संगठन व अनुकूलन के रूप में करने वाले कौन थे? तो बुद्धि की व्याख्या संगठन, अनुकूलन के रूप में किसने की है? साहब जीन पियाजे ने की है, ठीक है। अनुकूलन, संगठन क्या है? बौद्धिक संरचनाओं का सामान्यीकृत ढांचा को, ऑर्गेनाइजेशन को इन्होंने क्या कहा है? संगठन कहा है। आगे देखिए, पहला कॉन्सेप्ट आपको समझना, जीन पियाजे की सबसे पहले अपन सामान्य अवधारणाएं समझ रहे हैं, ठीक है ना। जीन पियाजे की अपन सबसे पहले सामान्य अवधारणाएं समझ रहे हैं, और सबसे पहली चीज है, देखिए इन्होंने बुद्धि की व्याख्या किसके रूप में की है? संगठन, अनुकूलन के रूप में की है। अब इसने कुछ कॉन्सेप्ट दिए हैं, सबसे पहले मैं वो संपर्क समझा रहा हूं। पियाजे को तैयार कैसे करना है? पियाजे पे पर्सन मैंने कहा कि हर बिंदु में से आए। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, पियाजे ने प्रश्न आ गया। पियाजे क्या है? जीव वैज्ञानिक, प्रश्न आ गया। वातावरण के साथ समझ का निर्माण करता है, प्रश्न आ गया। बाल चिंतन की भाषा, प्रश्न आ गया। प्रयोग किस पे किया? लॉरेंट ल्यूसन जैक्सन पे, प्रश्न आ गया, ठीक है। सीखना एक सक्रिय गतिविधि है, किसने कहा है? पियाजे ने कहा है, प्रश्न आ गया, ठीक है। मतलब हर चीज के ऊपर पियाजे की 4 अवस्थाएं क्या है? इसने संज्ञानात्मक विकास को 4 भागों में डिवाइड किया। उन चारों अवस्थाओं का कार्यकाल, उनकी विशेषताएं, सब की सब आपको समझनी पड़ेंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पियाजे के जो कॉन्सेप्ट है, जैसे कॉन्सेप्ट की अपन शुरुआत कर रहे हैं, संगठन, अनुकूलन की इन्होंने बुद्धि के रूप में व्याख्या की। अब देखिए, सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है स्कीमा। इस पर इतने सारे प्रश्न पूछ जाते हैं, स्कीमा है क्या? अब समझ लो स्कीमा क्यों है। स्कीमा क्या है? देखिए, स्कीमा एक आपकी मानसिक प्रक्रिया है। सिंपल भाषा में बताऊं तो मैं आपको, स्कीमा क्या है? मानसिक प्रक्रिया है। भाई आप कोई भी चीज को देखते हो, कोई भी चीज को देखते हो, जैसे आपने देखा उसको, आपने उसका प्रत्यक्षीकरण किया, तो जैसे आपने देखा और उसका जो प्रत्यक्षीकरण किया उसकी एक संरचना आपके दिमाग में बन गई, वो स्कीमा है। ऐसी हजारों स्कीमाएं अपने दिमाग में मौजूद हैं। कोई भी चीज को बच्चा वातावरण में जैसे ही जाता है तो वातावरण में कोई भी चीज को देखा और देखते उसके दिमाग में जो एक संरचना बन रही है, मानसिक संरचना बन रही है, और उस मानसिक संरचना की सहायता से वो जीवन में आने वाली समस्याओं की व्याख्या करता है, समस्याओं का समाधान करता है। ये स्कीमा है साहब। अरे समझ में आई कि नहीं आई? बहुत ईजी बात समझो। मानसिक संरचनाओं का एक रूप है स्कीमा। हम वातावरण में कोई भी चीज को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, प्रत्यक्षीकरण करते हैं, उनकी एक संज्ञा का नाम है स्कीमा। आपने कोई भी चीज को देखा, आपने ये देखा कि बिल्ली है, उस बिल्ली को जैसे देखा तो बिल्ली की एक स्कीमा आपके दिमाग में होगी। अब जैसे दोबारा मान लो बिल्ली जैसा जानवर आएगा तो आप कह दोगे देखो तो बिल्ली है, वो स्कीमा है,
ठीक है, मतलब आप जो भी क्रियाएं करते हो, देखते हो, सुनते हो, समझते हो, प्रत्यक्षीकरण करते हो, उनकी एक जो ढांचा बन गया, मतलब एक प्रकार से सूचनाएं जो आप बाहर से ले रहे हो, उन सूचनाओं का एक पैकेट है स्कीमा। ठीक है, क्या है? सूचना का पैकेट है साहब। ये इतनी बार प्रश्न आ गया, पूछो मत। ठीक है, सूचना की संगठित संरचना है स्कीमा। ये एक मानसिक संरचना है। क्या है? मानसिक संरचना है स्कीमा। ठीक है, आप जो भी चीज देखते हैं, जो भी देखते हैं, प्रत्यक्षीकरण करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, ठीक है, प्रत्यक्षीकरण वही चीज है, प्रत्यक्षीकरण करते हैं, ये सब स्कीमा है। ठीक है, आप किसी की वस्तु के प्रति, व्यक्ति के प्रति जो व्यवहार करते हैं वो भी स्कीमा है। ठीक है ना, आपका जो व्यवहार करने का तरीका है, क्या है? व्यवहार करने का तरीका है, वो भी व्यवहार करने का, व्यवहार का तरीका। ठीक है, ये भी क्या है? ये भी स्कीमा है। कई रूप बता दिए मैंने आपका, दो गुरुजी इतना सारा। प्रश्न क्या आता है वो समझना है। प्रश्न बहुत बार आ गया, सूचनाओं की संगठित संरचना कहलाती है स्कीमा। आज डेट में पिछली बार आ गया। ठीक है, व्यवहार करने का तरीका स्कीमा। वातावरण में जो भी वस्तुओं को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उनका प्रत्यक्षीकरण करते हैं, उनसे जो मानसिक संरचना बनती है स्कीमा। कोई भी चीज की आप जब व्याख्या करते हो, समस्याओं का समाधान करते हो, किसकी सहायता से करते हो? स्कीमा। समझ में आ गया? समस्याओं के समाधान करने वाले मानसिक संरचना, सूचनाओं की संगठित संरचना। ठीक है, जो भी वस्तु को देखेंगे, प्रत्यक्ष करेंगे, वो स्कीमा बन जाएगी। हजारों स्कीमाएं हैं। स्कीमा क्या स्थिर होती है? नहीं होती, बदलती रहती है। अब मान लीजिए स्कीमा बन लिया आपके दिमाग में कि जो भी उड़ता है वो पक्षी है, जो भी उड़ता है वो पक्षी है। ठीक है, मतलब जो भी, मतलब हर पक्षी आसमान में उड़ता है, ये हो गया। ठीक है, अब हर पक्षी आसमान में उड़ता है, आपने स्कीमा बना ली। ठीक है, लेकिन क्या मोर आसमान में उड़ता है? मोर आसमान में नहीं उड़ पाता है। नॉर्मली तो उड़ता है, आसमान में उड़ पाता है। ठीक है, तो आप चेंज कर लोगे, नहीं सभी पक्षी आसमान में नहीं उड़ते हैं, जैसे मोर, तो वो चेंज हो गया ना। जैसे आपके कुछ समय बाद में आपको पता चला कि मोर नहीं उड़ता है। तो स्कीमा क्या है? परिवर्तित होती है। स्कीमा क्या है? बदलती रहती है। स्कीमा क्या है? सूचनाओं का एक संगठित पैकेट है, जिससे आप समस्याओं का क्या करते हैं? समाधान करते हैं। स्कीमा क्या है? व्यवहार करने का तरीका है। ये दो प्रकार की होती है। व्यवहारिक स्कीमा, जिसको आप शारीरिक क्रियाएं, आप जो व्यवहार करने का तरीका जिसमें आप शारीरिक क्रियाएं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? किसी चीज में शारीरिक क्रियाएं, वस्तु को पकड़ रहे हैं, छोड़ रहे हैं, पर शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से कोई चीज का व्याख्या कर रहे हो, वो आपकी व्यवहारिक स्कीमा है। ज्ञानात्मक मानसिक क्रियाएं के माध्यम से कोई समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, मानसिक क्रियाओं के माध्यम से कोई चीज की व्याख्या कर रहे हैं, वो आपकी स्कीमा कौन सी है? मानसिक। तो स्कीमा के दो प्रकार, व्यवहारिक स्कीमा शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से, और ज्ञानात्मक मतलब मानसिक क्रियाओं के माध्यम से। स्कीमा समझ में आई को नहीं? शॉर्ट भाषा में तो दिमाग कौन लगानो था, केवल यो समझना स्कीमा क्या है? सूचनाओं की संगठित संरचना, एक मानसिक प्रक्रिया जिससे हम वातावरण की वस्तुओं को देखते हैं, समझते हैं, प्रत्यक्षीकरण करते हैं, जीवन में आने वाली समस्याओं का उसके आधार पर उन समस्याओं की अपन व्याख्या करते हैं, वो किसके आधार पे करते हैं? अपन स्कीमा के आधार पे करते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, व्यवहारिक स्कीमा, ज्ञानात्मक, मानसिक स्कीमा। ठीक है, ऐसे एक शब्द आता है स्कीम्स। ऐसे एक शब्द क्या आता है? स्कीम्स। ठीक है, अब आप उलझ जाओगे, गुरुजी स्कीम और स्कीम्स अलग अलग हैं। निश्चित रूप से अलग है। स्कीमा एक आपकी मानसिक संरचना है, जिससे आप व्याख्या करते हो, हर चीज की समस्याओं का समाधान करते हो, व्यवहार का तरीका है। स्कीम्स क्या होता है? व्यवहारों का संगठित पैटर्न। स्कीम्स क्या होता है? व्यवहारों का संगठित पैटर्न। ठीक है, व्यवहारों का संगठित जो पैटर्न है वो क्या है? वो स्कीम्स है। व्यवहारों का संगठित पैटर्न, व्यवहारों का संगठित जो पैटर्न है आपका, ठीक है ना, व्यवहारों का संगठित पैटर्न, इसको अपन क्या बोलेंगे? स्कीम्स। अब आपके समझ में आया गुरुजी व्यवहारों का संगठित पैटर्न क्या होता है? तो व्यवहारों का संगठित पैटर्न मतलब कुछ क्रियाएं अपने दैनिक जीवन में ऐसी करते हैं जो प्रतिदिन दोहराते हैं, उनको सोचना नहीं पड़ता है। स्कीमा तो सोचती है हर चीज को कि कैसे करना है। कुछ व्यवहार हमारे ऐसे होते हैं जिनको प्रतिदिन यूं ही दोहराते हैं। ठीक है ना, आप जूते पहनते हो, आपको सोचना नहीं पड़ता, शॉल बांधते हो, सोचना नहीं पड़ता, ठीक, कपड़े पहनते हो, ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, टाई बांधते हो आप डेली, तो आप वो चीज वैसे की वैसे करते हो। मतलब उस व्यवहार जो हम प्रतिदिन इनको दिन में इतनी बार दोहराते हैं कि उनको एक मशीन की तरह अपन करने लग जाते हैं, वो हमारे क्या बन जाते हैं? स्कीम्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? स्कीम्स। तो व्यवहारों का संगठित पैटर्न जिसको हम प्रतिदिन दोहराते हैं, व्यवहारों का संगठित पैटर्न जिसको हम प्रतिदिन दोहराते हैं, वो हमारा क्या कहलाएगा साहब? स्कीम्स कहलाएगा। दोहराना क्या कहलाएगा? स्कीम्स कहलाएगा। तो व्यवहारों का एक संगठित पैटर्न जिसको प्रतिदिन दोहराया जाता है, वो सब क्या कहलाता है? स्कीम्स कहलाता है। ये आपको समझना है। ठीक है, तो ये स्कीमा, व्यवहारिक स्कीमा, मानसिक स्कीमा, स्कीम्स, ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से कवर करना है। आगे देखिए, अब देखिए स्कीम की जो प्रक्रिया है, ठीक है ना, स्कीमा की जो प्रक्रिया है, इसमें जो संशोधन, इसमें जो परिवर्तन, ये कैसे होता है, उसके लिए इसने एक अनुकूलन शब्द का प्रयोग किया है। एडेप्टेशन। बुद्धि की व्याख्या दो शब्दों के रूप में की थी, संगठन, अनुकूलन। ठीक है ना, बुद्धि को इसने जैविक परिपक्वता और अंतःक्रिया का परिणाम माना था, याद रखना। ठीक है ना, किसने? जीन पियाजे ने। ठीक है, समझिए एडेप्टेशन क्या है, इसको समझिए आप। एक चीज और भी याद रखना आप स्कीमा के ऊपर, थोड़ा सा स्कीमा के ऊपर एक चीज और याद रखना आप, स्कीमा पे याद रखना। स्कीमा की अपन चर्चा कर रहे हैं, थोड़ा सा एक चीज और समझ देता हूं मैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है। स्कीमा जो है उसके लिए उसने एक चीज कही थी कि स्कीमा का वास्तव में कार्य क्या है। ये कहता है कि हमारे मानव विकास के 3 पक्ष होते हैं। पियाजे ने क्या कहा कि मानव विकास के कितने पक्ष होते हैं? मानव विकास के 3 पक्ष होते हैं। मानव विकास के 3 पक्ष होते हैं। एक होता है जैविक परिपक्वता, जैविक परिपक्वता, जैविक परिपक्वता।
जैविक परिपक्वता, दूसरा सामाजिक वातावरण से प्राप्त अनुभव, सामाजिक वातावरण से प्राप्त अनुभव, और तीसरा है भौतिक वातावरण से प्राप्त अनुभव, भौतिक वातावरण से प्राप्त अनुभव। विकास के 3 प्रकाश बताए हैं मानव विकास के, कि एक तो जैविक परिपक्वता, एक सामाजिक वातावरण से प्राप्त अनुभव और एक भौतिक वातावरण से प्राप्त अनुभव। हमारे विकास के 3 पक्ष हैं। किसने बताया? जीन पियाजे ने। प्रश्न इकोनॉमिक्स स्कूल व्याख्याता में आया हुआ है 2014 में, कि मानव विकास के 3 पक्ष बताएं। जैविक परिपक्वता जो अपने आप स्वाभाविक रूप से स्वचालित रूप से चलने वाली जो प्रक्रिया है हमारी, वो जैविक मैच्योरिटी है। सामाजिक वातावरण, समाज के माध्यम से, समाज से प्राप्त होने वाले अनुभव विकास को प्रभावित करते हैं। लेकिन याद रखना, सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक वातावरण से प्राप्त अनुभव क्या संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करते हैं? संज्ञान को इसने नहीं माना है, संज्ञान को माना है वाइगोत्स्की ने। जीन पियाजे नहीं मानता कि सामाजिक वातावरण से प्राप्त अनुभव बुद्धि को प्रभावित करेंगे, विकास को प्रभावित करेंगे। भौतिक वातावरण से प्रभावित गर्मी, ठंडा तापमान, मैदानी प्रदेश, पठारी प्रदेश, ये जो टेम्परेचर वगैरह वातावरण वगैरह भौतिक वातावरण से जो अपन अनुभव अर्जित करते हैं वो भी हमारे विकास को प्रभावित करते हैं। तो विकास के 3 पक्ष किसने बताए? जीन पियाजे ने। कौन कौन से? जैविक परिपक्वता, सामाजिक वातावरण से प्राप्त अनुभव, भौतिक वातावरण से प्राप्त अनुभव। ये कहता है कि स्कीमा जो है वो इन तीनों में क्या स्थापित करती है? संतुलन स्थापित करती है। स्कीमा का कार्य क्या है? इन तीनों पक्षों में क्या स्थापित करती है? संतुलन स्थापित कौन करती है? स्कीमा करती है। कौन करती है? स्कीमा करती है। याद रखना, मानव विकास के 3 पक्ष कौन कौन से हैं ये दिमाग में रखना है। इन तीनों पक्षों में संतुलन स्थापित कौन करती है? स्कीमा करती है। किसने कहा है? जीन पियाजे। हो गया स्कीमा कंप्लीट। स्कीम्स व्यवहारों का संकलित पैटर्न जिसको प्रतिदिन दोहराता है। आगे देखिए, दूसरी अवधारणा अनुकूलन। सेकंड कॉन्सेप्ट है इसका अनुकूलन, एडेप्टेशन। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आराम से समझना इन तीनों कॉन्सेप्ट को, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा प्रश्न इस पे आते हैं। अनुकूलन, एडेप्टेशन क्या है साहब? देखिए, अनुकूलन एडेप्टेशन की अवधारणा को मैंने बताया कि बुद्धि की व्याख्या इन्होंने अनुकूलन और संगठन के रूप में की। किसने? जीन पियाजे ने। अनुकूलन क्या है? एक जन्मजात प्रक्रिया है साहब। अनुकूलन कौन सी प्रक्रिया है? एक जन्मजात प्रक्रिया बताइए। किसने बताई है? जीन पियाजे ने। तो अनुकूलन की प्रक्रिया को जन्मजात किसने बताया? जीन पियाजे ने बताया। किसने बताया? जीन पियाजे ने। किसको? अनुकूलन को। अब जन्मजात प्रक्रिया का मतलब क्या है समझ लो आप, ठीक है? कि ये कहता है कि बच्चा जैसे ही वातावरण के संपर्क में आता है तो वातावरण के अकॉर्डिंग अपने आप को बनाने के लिए उसके साथ कुछ क्रियाएं करता है, उसके साथ कुछ प्रतिक्रियाएं करता है, और वो क्रियाएं प्रतिक्रियाएं जो करता है वो 3 रूप में करता है, ठीक है? कुछ जगह किताबों में लिखा मिलेगा केवल 2 रूप में करता है, लेकिन तीसरा इसी का रूप है। मूल रूप से 3 प्रकार की क्रियाएं करेगा उस वातावरण के अकॉर्डिंग अपने आप को बनाने के लिए, वातावरण के अकॉर्डिंग एडेप्टेशन करने के लिए, वातावरण के अनुकूल व्यवहार करने के लिए। वो अनुकूलन की प्रक्रिया है। तो अनुकूलन की प्रक्रिया का उल्लेख किसने किया? पहला प्रश्न हो गया, जीन पियाजे हो गया। अनुकूलन की प्रक्रिया कौन सी होती है साहब? जन्मजात प्रक्रिया है, एडेप्टेशन, ठीक है? अनुकूलन की प्रक्रिया किस रूप में होती है? वो आपको 3 रूप में होती है। कितने रूप में होती है? 3 रूप में होती है। तो अनुकूलन समझ में आया नहीं कि अनुकूलन का मतलब क्या है? कि वातावरण के जन्मजात प्रक्रिया है कि बच्चा जैसे वातावरण के संपर्क में आता है तो उसके अनुसार वो अपने आप को बनाने के लिए कुछ क्रिया और प्रतिक्रियाएं करता है। क्या करता है? वो क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं करता है, जिसको उसने क्या नाम दिया है? अनुकूलन दिया है, एडेप्टेशन नाम दिया है। वो अनुकूलन की प्रक्रिया 3 रूप में पूरी होगी। कितने रूप में पूरी होगी? 3 रूप में। आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है ना? अब इसको तीनों को मैं समझा रहा हूं, इसको तीनों को समझा रहा हूं, इसको समझना, आप देखना ना, इन्हीं को यही समझा देता हूं मैं आपको। समावेशीकरण, आत्मीकरण, एसिमिलेशन। सबसे पहली प्रक्रिया है समावेशीकरण कह दो, आत्मीकरण कह दो, एसिमिलेशन कह दो, सात्मीकरण कह दो, कोई फर्क नहीं पड़े, ठीक है? सात्मीकरण कह दो, ठीक है ना? सम्मिलन कह दो, एक ही बात है, ठीक है? एक ही बात है। नाम कई बार क्या हो कि भाषा को चक्कर हुआ है, उलझ जाने के लिए एग्जाम के करे हर सामने आएगा, नाम रख देते, उलझ जाओ कि गुरुजी कहाँ से आ गया। इनको समझना, बहुत आराम से समझना, रिलैक्स मूड में समझना है कि चीज समझ में आएगी। बाहर नहीं लेना है दिमाग पे, प्यार से समझोगे, रिलैक्स मूड में समझोगे, उत्साह के साथ समझोगे, समझ में आएगा क्या है समावेशीकरण, क्या है आत्मीकरण, क्या है एसिमिलेशन, क्या है। एसिमिलेशन का सामान्य अर्थ मैं बता दूं आपको, अनुकूलन की जो प्रक्रिया है उसमें पहली प्रक्रिया क्या आएगी? समावेशीकरण। अनुकूलन क्या है? वातावरण के अकॉर्डिंग अपने आप को बनाने के लिए जो क्रिया प्रतिक्रिया करता है और वो 3 रूप में करता है, वो क्या है? अनुकूलन है। वो क्या है? अनुकूलन है। याद रखना, वो 3 रूप में कैसे होती है? समावेशीकरण, आत्मीकरण, एसिमिलेशन। सबसे पहले होगी आत्मीकरण। आत्मीकरण क्या समझ लो? आत्मीकरण है कि मेरे पास जो पूर्व ज्ञान है उसमें नए ज्ञान को जोड़ लेना, ठीक है? समावेशीकरण, आत्मीकरण क्या है? पूर्व ज्ञान जो मेरे पास है उसमें नए ज्ञान को जोड़ लेना। अरे समझ में आई की बात? आत्मीकरण क्या है? एसिमिलेशन क्या है? ये समझो आप। सात्मीकरण क्या है? समझो आप। आत्मीकरण, सात्मीकरण, सम्मिलन क्या है ये? एसिमिलेशन क्या है? समझ लो, मोस्ट इंपोर्टेंट बिंदु। मेरे पास जो ज्ञान है पहले से मौजूद है, मेरे दिमाग में पहले से एक स्कीमा बनी हुई है, जैसे कोई नई चीज आई मैंने उससे जोड़ दिया उसको, यानी पूर्व जो ज्ञान है क्या है? पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान को जोड़ देना। पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान को जोड़ देना, ये क्या है साहब? ये स्कीमा या आत्मीकरण है। पहले से मौजूद जो ज्ञान है, आपको जो पहले से कुछ आता है उसमें उस नई चीज को जोड़ देते हो, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हो। पूर्व ज्ञान में कोई चेंज नहीं आ रहा, जो बाहर से आई चीज होता ना, कई बार
अपने एक शब्द सुनते हैं, इतिहास में जो पढ़ते हैं, भारत में कुषाण आए, शक आए, हूण आए, सब ने भारतीय संस्कृति को आत्मसात कर लिया। मतलब भारतीय संस्कृति को आत्मसात क्या मतलब, भारतीय संस्कृति में आने से बदलाव नहीं, उन्होंने अपनी चीजों को, जो चीज लेके आए थे वो अपनी भारतीय संस्कृति में जोड़ दी, भारतीय संस्कृति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, भारतीय संस्कृति वैसी की वैसी ही रही, जबकि उन्होंने अपनी संस्कृति को अपना लिया, आत्मीकरण कर लिया। यही तो है, हमारा जो था वो मौजूद रहा, वो जो चीज लेके आए वो हमारी संस्कृति में जुड़ गई, ठीक है, उसमें हमारे वाले में कोई चेंज नहीं आया। याद रखना, ये एसिमिलेशन है, ये आत्मीकरण है। समझ में आया क्या? अरे बहुत सिंपल वे में है। आत्मीकरण क्या है? पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान को जोड़ लेना, पूर्व ज्ञान की सहायता से समस्या का समाधान करना, पहले से मौजूद जो स्कीमा आपने बना रखी है और कोई समस्या आती है तो पहले से जो दिमाग में, आपके दिमाग में स्कीमा बनी हुई है उसी से आप उसकी व्याख्या करोगे, ये आत्मीकरण है। ये आत्मीकरण है, पूर्व ज्ञान, पूर्व स्कीमा प्रधान है इसमें, याद रखना, ये आत्मीकरण है, ठीक है। नंबर 2 पे मैंने किसकी चर्चा की? समायोजन, एकोमोडेशन। समायोजन क्या है, एकोमोडेशन क्या है? इसको आप समंजन भी कह दो, एक ही बात है, ठीक है। समायोजन, एकोमोडेशन या समंजन क्या है समझ लो। एकोमोडेशन, समंजन क्या है? इसमें तो क्या हो रहा है, पूर्व ज्ञान में नवीन को जोड़ रहे हो, ठीक है ना, पूर्व में नवीन को जोड़ रहे हो, या पूर्व ज्ञान की सहायता से या पूर्व स्कीमा की सहायता से समस्या की व्याख्या कर रहे हो, यानी पूर्व ज्ञान प्रधान है, स्कीमा में कोई परिवर्तन नहीं होगा यहाँ पे, इसमें आत्मीकरण में। समंजन, एकोमोडेशन का मतलब क्या है कि जैसे कोई नवीन चीज आती है तो पूर्व ज्ञान में जो परिवर्तन करते हो आप, नई स्कीमा बनाते हो, स्कीमा को जो संशोधित करोगे, स्कीमा में जो संशोधन करोगे आप, वो साहब ये है, ठीक है। स्कीमा में जो संशोधन करोगे, स्कीमा में जो परिवर्तन करोगे, ठीक है, वो स्कीमा में जो संशोधन की प्रक्रिया है, ये एकोमोडेशन है, ये समंजन है। समझ में आया क्या? अरे यहां तो पहले से मौजूद है वही है, लेकिन मान लीजिए कोई विदेशी शक्तियां आती हैं और भारतीय संस्कृति में परिवर्तन करने लग जाती हैं, भारतीय संस्कृति कुछ परंपराओं को लुप्त कर देती हैं, उनको जोड़ के कुछ नया बना देती हैं, तो वो क्या बन जाएगा? वो समायोजन बन जाएगा। जैसे आर्किटेक्चर में हुआ, कला में हुआ, भारतीय मंदिरों में जो तुर्क लोगों का आगमन हुआ तो मुगल शैली से एक प्रकार से भारतीय संस्कृति का आधा भाग वो क्या हो गया? समंजन हो गया। चेंज जब हो जाता है, जब चेंज हो जाता है, कुछ परिवर्तन हो जाता है, संशोधन हो जाता है, तो वहां क्या बन जाएगा? समायोजन बन जाएगा। यानी नई स्कीमा, जो नया विचार है, वो पूर्व ज्ञान में जब परिवर्तन कर देता है, पूर्व स्कीमा में जब चेंज कर देता है, तो वो एकोमोडेशन बन जाता है, ठीक है। और संतुलीकरण क्या है? संतुलीकरण पे पिछली बार रेट लेवल फेस्ट में आया था कि इन दोनों का प्रयोग करते हुए इन दोनों में एक संतुलन स्थापित कर देना, इक्विलिब्रेशन बोलते हैं इसको, ठीक है ना। ये क्या इक्विलिब्रेशन है साहब? BRATION, इक्विलिब्रेशन। तो इक्विलिब्रेशन क्या है? संतुलीकरण क्या है? संतुलीकरण, इक्विलिब्रेशन का मतलब क्या हो गया? इन दोनों में संतुलन स्थापित करना, साम्यता स्थापित करना, दोनों में से किसी एक का, दोनों का प्रयोग करते हुए, दोनों के बीच का रास्ता अपनाते हुए एक सही स्कीमा विकसित कर लेना, यह अपना संतुलीकरण। तो इन दोनों के मध्य जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो इक्विलिब्रेशन है, संतुलीकरण है। समझ में आया क्या? देखो सरल भाषा में समझो। एक छोटी सी बच्ची है और वो बच्ची ने मान लीजिए कि घोड़े को देख रखा है, साउथ इंडिया की बच्ची मान लो, बा घोड़ान देख रखा है, घोड़ान तो जाने बा, ठीक है, लेकिन वो राजस्थान में आई तो उसने ऊंट को देखा पहली बार। अब जैसे उसने ऊंट को देखा तो ऊंट को उसने कभी देखा ही नहीं था, तो उसके दिमाग में पहले से स्कीमा किसकी बनी हुई है? घोड़े की बनी हुई है। अब वो आत्मीकरण करेगी तो क्या बोलेगी? ऊंट को जैसे देखा तो उसने क्या कहा? घोड़ा है, क्योंकि उसके दिमाग में जो स्कीमा बनी हुई थी उसी से व्याख्या कर देगी, साहब तो घोड़ा है। कोई चेंज किया क्या? उसने नहीं किया। जो स्कीमा बनी हुई थी उसी से उसकी व्याख्या कर देनी। पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान को जोड़ लेना, नवीन चीज को देखा उसको पूर्व ज्ञान से जोड़ दिया, पूर्व ज्ञान प्रधान है, उसी से व्याख्या कर दी, उसी से, यानी पूर्व ज्ञान की सहायता से समस्या का समाधान कर देना, पूर्व स्कीमा की सहायता से आत्मीकरण है। तो उसने ऊंट को क्या कह दिया? घोड़ा कह दिया। वो बच्ची थोड़ी देर बाद में चलती है, देखती है कि एक ऊंट गाड़ी आ रही है। अब ऊंट नहीं है, केवल ऊंट गाड़ी है, ठीक है। अब ऊंट गाड़ी है तो आपने देखा होगा, ऊंट गाड़ी में जो होता है वो ऊंट जो होता है उसके ऊपर ऐसे ऐसे बना, ऐसे डाल के रखते हैं, वो थुआ सा, ठीक है ना। गाड़ी जोड़ी हुई है, ठीक है, तो गाड़ी जोड़ रखी है, बैठा व्यक्ति। तो जैसे उसने इसको देखा तो उसके दिमाग में आया कि अभी तो मैंने वो देखा था घोड़ा है, अब ये वैसा ही है लेकिन इसमें कुछ चेंज लग रहा है। तो इसने क्या किया? उसमें थोड़ा परिवर्तन कर दिया, चेंज कर दिया, संशोधन कर दिया। संशोधन क्या किया उसने? कुब्बड़ वाला घोड़ा है। कौन सा घोड़ा है ये? कुब्बड़ वाला घोड़ा है। अब उसने पहले घोड़ा कहा था, जो देखा था वही व्याख्या कर दी, यहां उसने एक नया चेंज कर दिया, अपनी तरफ से कुछ जोड़ दिया, संशोधन कर दिया स्कीमा में, वो कुब्बड़ वाला घोड़ा कह दिया। ये समंजन, समायोजन, एकोमोडेशन है। और संतुलीकरण का मतलब हो जाएगा जब वो सही, दोनों में से किसी एक का प्रयोग करते हुए दोनों में साम्य स्थापित करती है, वो संतुलीकरण है, ठीक है। अब इसकी सही स्कीमा क्या हो जाएगी? कुछ देर बाद में बच्ची किताब में देखती है कि ये तो कैमल है, ये तो ऊंट होता है, तो फिर वो क्या कहती है? नहीं, ये घोड़ा नहीं है, कुब्बड़ वाला घोड़ा नहीं, ये तो क्या है? ऊंट है। एक प्रकार से क्या होगी? संतुलित स्कीमा का निर्माण करना। तो इस प्रकार से वो बच्ची जो है वो समायोजन करती है, समंजन करती है, सही स्कीमा विकसित करके। पहले वो गलत बोलेगी, चेंज करेगी, फिर संतुलीकरण के द्वारा, संतुलीकरण यही तो है, संतुलीकरण सही स्कीमा का निर्माण करवा देगा। इनमें से किसी का भी एक का प्रयोग करते हुए जो सही स्कीमा है उसका निर्माण करवा देगा। संतुलीकरण के लास्ट में बच्ची बोल देगी कि ये तो ऊंट है। तो इस प्रकार से हम जीवन में बहुत सारी क्रियाएं करते हैं। ये पियाजे की सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट अवधारणा है, स्कीमा, स्कीम्स, अनुकूलन की अवधारणा, आत्मीकरण, सात्मीकरण और संतुलीकरण, ये याद रखना। अब देखिए